गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संबंधित हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। आज का न्यूमेरिकल है किसी परमाणु की ऊर्जा स्तर दे रखे हैं आपको, जिनकी ऊर्जाएं दे रखी है। तो क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखिए। किसी परमाणु के ऊर्जा स्तर क्रमशः ए, बी व सी की किसी परमाणु की ऊर्जा स्तर ए, बी व सी की ऊर्जाएं क्रमशः ई ए, ई बी व ई सी द्वारा दर्शाई गई है, द्वारा व्यक्त की गई है, जहाँ ई ए लेस देन ई बी, ई ए लेस देन ई बी लेस देन ई सी, जहाँ ई ए लेस देन ई बी लेस देन ई बी लेस देन ई सी है, यदि सी से बी में बी से ए में, यदि सी से बी में, बी से ए में तथा सी से ए में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से प्राप्त विकिरण तरंगदैर्ध्य λ1, λ2 और λ3 है, तो सिद्ध कीजिए λ3 इक्वल λ1 इंटू λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2। तो क्या कह रहा है अपने प्रश्न में, किसी परमाणु के ऊर्जा स्तर दे रखे हैं आपको ए बी सी। तो हम इसको डायग्राम द्वारा देखते हैं, इस प्रकार देखते हैं। ये मान लीजिए ई ए है, ये ई बी है और ये ई सी है। ये ए कक्षक है, ये बी कक्षक और ये सी कक्षक, जिनकी ऊर्जा ये है। अब सबसे अधिक किसकी है? ई सी की है। तो अब ये क्या कह रहा है कि किसी परमाणु के ऊर्जा स्तर ए बी सी है, जिनकी ऊर्जाएं क्रमशः ई ए, ई बी, ई सी द्वारा व्यक्त की गई है, जहाँ ई सी की सर्वाधिक और ई की क्या है? न्यूनतम ऊर्जा है सी से बी में। तो सी से बी में जब कोई इलेक्ट्रॉन संक्रमित होता है तो उस संबंधित तरंगदैर्ध्य रखिए λ1। बी से ए में, तो बी से ए में जब कोई इलेक्ट्रॉन संक्रमित होता है तो उसकी तरंगदैर्ध्य रखिए λ2। और इसी प्रकार सी से ए में, तो इसे संबंधित तरंगदैर्ध्य रखिए λ3। और इस अवस्था में प्राप्त विकिरण तरंगदैर्ध्य में आपको ये समझ ज्ञात करना है कि λ3 की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो ये प्राप्त होगी। तो नील्स बोर की तृतीय उदाहरण अनुसार हम कर सकते हैं। तो देखिए नील्स बोर में क्या लिखेंगे। तो देखिए नील्स बोर की तृतीय उदाहरण क्या होती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो उनकी ऊर्जा और अंतराल होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के तुल्य होता है।
तो सबसे पहले देखते हैं किस से किस में जा रहा है, सी से बी में जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, नील्स बोर की तृतीय अवधारणा से, नील्स बोर की तृतीय अवधारणा से, तृतीय अवधारणा से। तो तृतीय अवधारणा क्या कहती है, सी से बी कक्ष के लिए। तो ई सी माइनस ई बी, इनकी ऊर्जाओं का अंतराल एच न्यू, क्योंकि हमें पता है न्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लेमडा, और यहाँ पर इससे संबंधित तरंग क्या लेमडा 1, इसलिए लेमडा 1 लिख दिया। इसलिए ई सी माइनस ई बी बराबर एच सी अपॉन लेमडा 1। आ गई या नहीं आ गई, पहली तरंग दे तो पहली समीकरण ये आ गई। अब देखिए इसी प्रकार किसी किस में जा रहा है, बी से ए में जा रहा है। इस प्रश्न को हमने यहाँ पर समझा दिया चित्र की सहायता से। तो देखिए कैसे करेंगे, तो वो भी देख लीजिए हमने क्या किया है। सबसे पहले किस से किस में जा रहा था, सी से डी में जा रहा था, ठीक है ना, सी से बी में जा रहा था। तो उसके लिए क्या किया था हमने, एक पहले समीकरण प्राप्त की, ई सी माइनस ई बी, क्या प्राप्त हुई थी, एच सी अपॉन लेमडा 1, ये प्राप्त हुई था समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब किस से किस में जा रहा है, बी से ए में, इसी प्रकार बी कक्ष से बी से ए कक्ष के लिए, ए कक्ष के लिए तो क्या लिखेंगे, ई बी माइनस ई ए, तो बी से ए में बी से संबंध क्या है, लेमडा 2 है, तो लेमडा 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और सी से ए कक्ष के लिए, ए कक्ष के लिए, तो सी से ए कक्ष के लिए जा रहा है, तो ई सी माइनस ई ए एच से तरंग क्या इस बार लेमडा 3, तो लिख सकते हैं सॉरी तृतीय धारणा से। तो ये तीन कक्षों की हमें ऊर्जा दे रखी थी और उनसे संबंधित विकिरण तरंग दे रखी थी, तो उनसे संबंध हमने नील्स बोर की तृतीय धारणा उपयोग करके हमने यह संबंध स्थापित कर लिया। अब हमें सिद्ध करना, उसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो देखिए क्या आएगा, जोड़ेंगे तो समीकरण 1 ये रही, ई सी माइनस ई बी प्लस ई बी माइनस ई ए बराबर LHS में LHS जुड़ गया, RHS देखते हैं, तो एच सी अपॉन लेमडा 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा 2, तो प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल, क्या रह गया, ई सी माइनस ई ए एच सी अपॉन लेमडा 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा 2, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 देखिए, ई सी माइनस ई ए, और समीकरण 4 देखिए ई सी माइनस ई ए, तो इसकी ये जो वैल्यू यहाँ पर देती है, तो समीकरण 3 है 4 से, समीकरण 3 है समीकरण 4 से, तो क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ गई, एच सी अपॉन लेमडा 3, तो यहाँ पर दिया में एच सी अपॉन लेमडा 3 बराबर एच सी अपॉन लेमडा 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा 2, सभी में एच सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, देखो 1 अपॉन लेमडा 3 इक्वल 1 अपॉन लेमडा 1 प्लस 1 अपॉन लेमडा 2, तो उत्तर लेते हैं इसका, क्या जाएगा उत्तर, लेमडा 1 इंटू लेमडा 2, तो लेमडा 2 प्लस लेमडा 1 आएगा, तो ये लिख सकते हैं लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, कोई दिक्कत नहीं है। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर
इलेक्ट्रॉन करंट क्या आएगा, लैम्डा 3 बराबर लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। और ये हमें सिद्ध करना था। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, नेल्स बोर की तृतीय अवधारणा का उपयोग करना है इस क्वेश्चन में। उसकी सहायता से आपको ये ज्ञात करना है कि तरंग दैर्ध्य तो आपको प्राप्त हो रही है, तो कितनी प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो तीन अक्षर दे रखे थे, तीनों अक्षर के लिए हमने तरंग दैर्ध्य से संबंधित फोटोन के उच्चारण काल निकाल लिया और ये क्वेश्चन में मान रख दिए, जिसकी सहायता से हमें लैम्डा 3 की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या देखा है। अगला क्वेश्चन देखा है, हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन n बराबर अनंत से n बराबर 3 में संक्रमण करता है, n बराबर अनंत से n बराबर 3 में संक्रमण करता है, तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो देखिए हमें क्या देखा, हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन अनंत से n बराबर 3 में संक्रमण करता है, तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं वो देखिए। तो आपको ये बताना चाहिए अनंत के लिए ऊर्जा कितनी होती है। तो आंसर में क्या लिखते हैं, तो आपको बताया अनंत के लिए दी ऊर्जा देखते हैं इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शून्य होगी। क्या होगी, शून्य। n बराबर 3 कक्षक के लिए, n बराबर 3 कक्षक के लिए ऊर्जा, तो आपको मैंने बताया था इसे संबंधित एक सूत्र En बराबर याद तो माइनस का 13.6 बटा n स्क्वायर, क्योंकि n बराबर क्या देखा है 3, इसलिए E3 बराबर माइनस का 13.6 बटा 3 की स्क्वायर, तो E3 बराबर माइनस का 13.6 बटा 9, तो भाग दोगे तो ये आएगा E3 बराबर माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तीसरे कक्षक के लिए ऊर्जा कितनी आ गई, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब ऊर्जा अंतराल ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो ऊर्जा अंतराल तो E अनंत माइनस E3, अनंत से तीसरे कक्ष में आ रहा है, तो इनकी ऊर्जा अंतराल डेल E बराबर E अनंत की वैल्यू कितनी है 0, E3 की माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1.51, तो डेल E बराबर क्या गया 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फोटोन ऊर्जा सूत्र से अब होता है ऊर्जा अंतराल है किसके अचानक क्या करती है, ऊर्जा अंतराल किसके तुल्य होता है, एक फोटोन की ऊर्जा के तुल्य, तो फोटोन ऊर्जा सूत्र से आना चाहिए सूत्र से। तो क्या होता है डेल E बराबर
एच म्यू। हमें तो तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है, तो म्यू के स्थान क्या लिखेंगे, सी अपॉन लैम्डा। इसलिए डेल ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। तो इस पे चले जाओ तो लैम्डा बराबर क्या गया, एच सी अपॉन डेल ई। ठीक है। अब आपको पता है एच फलांग नियतांक, सी प्रकाश का वेग, सभी नियत है, इनके मान रख देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, तो लैम्डा बराबर एच का 6.62 गुणा 10 की घात -34, सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8। ठीक है। और डेल ई की वैल्यू आपने निकाल रखी है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसको 1 और 6 गुणा 10 की घात -19 लिखकर इसमें चेंज कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज कर दिया। तो हल करने पर क्या प्राप्त होगी, करेंगे दिए तो लैम्डा बराबर, तो इसको गुणा करके हल करोगे तो तरंग दैर्ध्य का जो मान प्राप्त होगा वो 822.51 एनएम प्राप्त हो रहा है। तो देख लेना हल करके 822.51 एनएम नैनोमीटर में प्राप्त हुआ है। तो अभी क्वेश्चन दे रखा था हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन n बराबर n से n बराबर 3 में संक्रमण करता है तो उससे उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य की आपको क्या ज्ञात करनी है, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है विकिरण की। तो ये अनंत के लिए आपको बताया 0 होती है और n बराबर 3 कक्षक के लिए तो ये सूत्र मैंने आपको बताया था, n का मान 3 रखिए 9, तो हल करने के लिए आ जाएगा। ऊर्जा अंतराल ज्ञात कर लो, याद गया। इसको चाहिए यहाँ पर चेंज कर दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, डेल ई बराबर आप देख सकते हो डेल ई बराबर 1.51 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 वोल्ट। ठीक है। तो इसमें चेंज करके हमने क्या किया, फोटोन का सूत्र यानी सूर्य तृतीय उदाहरण लगा सकते हो, उसकी सहायता से लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हल करोगे तो लैम्डा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 822.51 एनएम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु की ग्रामर श्रेणी के लिए, ग्रामर श्रेणी के लिए हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु की ग्रामर श्रेणी की, हाइड्रोजन परमाणु की ग्रामर श्रेणी की, ग्रामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य, दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की ग्रामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य का मान 4861 एंगस्ट्रॉम है। तरंग दैर्ध्य का मान 4861 एंगस्ट्रॉम है। तो इस श्रेणी की चौथी रेखा के तरंग दैर्ध्य की गणना करो। तो इस श्रेणी की, इस श्रेणी की चौथी रेखा की, चौथी रेखा की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो हमें प्रश्न में दिया हुआ हाइड्रोजन परमाणु की ग्रामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य का मान दे रखा है 4800 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। ठीक है ना।
अब सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि भ्रामक श्रेणी क्या होती है। तो सबसे पहले लेते हैं, आपको दूसरी रेखा के लिए क्या दे रखा पहले तो वो देखते हैं। तो लैम्डा 2 की वैल्यू दे रखी है, दूसरी रेखा के लिए तंग दे दी है 4861 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, चौथी रेखा के लिए तंग दे दिया, मतलब लैम्डा 4 की वैल्यू क्या होगी ये याद करना है। तो भ्रामक श्रेणी के सूत्र से, भ्रामक श्रेणी के सूत्र से तो इसके लिए तंग दे देगा, क्या बता रखा है 1 लैम्डा बराबर आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये बता रखा है। और एन की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 3 4 5 6 7 8। तो पहले तो दूसरी रेखा के लिए देखते हैं इनकी वैल्यू कितनी होगी। तो दूसरी रेखा के लिए, तो पहली के लिए 3, दूसरी के लिए कितनी होगी 4, ठीक है ना। तो दूसरी रेखा के लिए, दूसरी रेखा n बराबर 4 के लिए दे दी है। तो देखिए दूसरी के लिए 4 क्या है कि यहाँ पर n की वैल्यू 3 से शुरू हो रही है, दूसरी के लिए पूछ रहा है तो 4, और चौथी के लिए पूछेगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। 4 नंबर क्या है 6। तो इसके अनुसार लिखते हैं, तो 1/λ2 दूसरी के लिए r 1/2 की स्क्वायर माइनस 1/n, तो n की वैल्यू कितनी रखी है 4। हल करते हैं 1/λ2 r वो की स्क्वायर कितनी हुई 4 और 4 की कितनी हुई 16। और हल करते हैं 1/λ2 r वो तो आ गया 16, तो 4 माइनस 1, तो 1/λ2 बराबर r इंटू 3/16। λ2 की वैल्यू ज्ञात करें तो क्या आएगा वो देखो, तो λ2 की वैल्यू ज्ञात करते हैं, भाई कम कर दो इसका, तो 16/3 r समीकरण नंबर 1 आगे नहीं आ गया। इसी प्रकार n बराबर 6 दे दी है, क्यों चौथी रेखा की तंग दे दी याद करनी, और चौथी रेखा की n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी n बराबर 6 के लिए। तो इसी प्रकार n बराबर 6 के लिए निकालेंगे तो क्या है आपके पास इक्वेशन आएगी, यहाँ पे कर देता हूँ आपकी है। तो क्या है कि देखिए n बराबर 6 के लिए तो 1/λ4 चौथी रेखा इक्वेशन में देखा होगी r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n की वैल्यू 6, तो 1/λ4 r2 की स्क्वायर कितनी होगी 4 और 6 की स्क्वायर 36, तो 1/λ4 इक्वल r मिल गया 36, 9 माइनस 1, 1/λ4 9 में से गया 8 8 36, λ4 की वैल्यू क्या करेंगे तो क्या गया 36/8 समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब λ4 का मान ज्ञात करना तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर तो क्या आ जाएगा देखिए, λ4 की वैल्यू 36/8 गुना भाग देंगे तो 16 बटे 3 आ जाएगा ऊपर, r से r कैंसिल, ठीक है 4 36 4 28, तो λ4 क्या रह गया, λ4/λ2 इक्वल 9 27, 16 दूनी 32, λ2 इधर चला जाएगा गुणा में, λ4 की वैल्यू याद करेंगे तो 27/32 λ2, क्योंकि λ2 की वैल्यू हमें दे रखी है 4861 एंगस्ट्रॉम, इसलिए λ4 बराबर 27/32 गुणा 4861। हल करेंगे तो ये आ जाएगी λ4 की वैल्यू 4101.5 एंगस्ट्रॉम।
तो चौथी रेखा लिए तरंग दैर्ध्य कितनी प्राप्त हुई है? 2101.5 एंगस्ट्रॉम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अपना। अगला क्वेश्चन देखा है हाइड्रोजन परमाणु की, क्वेश्चन देखिए, यदि हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु की लाइमेन श्रेणी के लिए लाइमेन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए प्रथम रेखा के लिए तरंग दैर्ध्य प्रथम रेखा के लिए तरंग दैर्ध्य 1215 एंगस्ट्रॉम है। 1215 एंगस्ट्रॉम है। तो बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो क्या कह रहे हैं, यदि हाइड्रोजन परमाणु की लाइमेन श्रेणी के लिए प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य दे रखी है, ठीक है ना, और कह रहा है 1215 एंगस्ट्रॉम है, तो द्वितीय रेखा के लिए तरंग दैर्ध्य क्या होगी बामर श्रेणी के लिए? तो हमारे आंसर लिखते हैं प्रश्नानुसार। लाइमेन श्रेणी के लिए तो सूत्र क्या होता है? 1/λ इक्वल r 1/1 की स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और n की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है इसमें? 2 से। 2 3 4। तो प्रथम रेखा के लिए क्या कह रहे हैं? प्रथम रेखा के लिए देखते हैं, तो प्रथम रेखा के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। प्रथम मानिए ये इसमें, तो प्रथम रेखा के लिए लाइमेन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए n बराबर 1 तरंग दैर्ध्य मान लेते हैं λ1, तो r 1/1 स्क्वायर, सॉरी n की वैल्यू होगी 2, ठीक है ना, क्यों प्रथम मान ये है। कभी एक मत रख देना, पहला मान देखना होता है इनका कहाँ से शुरू हो रहा है। तो 1/n की वैल्यू है 2 की स्क्वायर, 1/λ1 r 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 1/λ1 r तो लेंगे 4 और 1, 4 माइनस 1, तो 1/λ1, तो 4 में से गया 3r बटा 4, λ1 की वैल्यू क्या करेंगे? तो 4 बटा 3r, समीकरण नंबर 1 आ गई। अब बामर श्रेणी के लिए कह रहा है ये, तो बामर श्रेणी के लिए द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है क्या होगी, तो इसकी सहायता से आपको ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो बामर श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य तो क्या होता है? 1/λ r 1/2 की स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर
एन की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है? 3, 4, 5, 6। एन की वैल्यू शुरू कहाँ से होगी? इसमें 3 से शुरू होगी। और कौन सी रेखा के लिए पूछ रहा है? हम श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए पूछ रहे हैं। तो दूसरी रेखा के लिए तरंगदैर्घ्य का मान कितना हो जाएगा? 4। सॉरी, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? एन बराबर 4 के लिए तरंगदैर्घ्य। मैं दूसरे कक्षक के लिए पूछ रहा हूँ। दूसरे कक्षक के लिए द्वितीय रेखा के लिए एन की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। तो इसके लिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश मान लेते हैं, लैम्डा 2 मान लेते हैं। तो इसके लिए आर स्क्वायर माइनस एन की वैल्यू कितनी है? 4 की स्क्वायर। ठीक है ना? द्वितीय रेखा के लिए तो पूछ रहे हैं। तो इसको हल करते हैं। देखिए क्या आता है। 1/λ2 प्लस आर 2 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर 16। 1/λ2 डैश आर सुनेंगे 16 4 माइनस 1। 1/λ2 डैश 4 में से गया 3r 16। ठीक है। लैम्डा 2 डैश की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो 16/3r समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई या नहीं हो गई? तो अब हम श्रेणी के दूसरे के लिए तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर लिए। तो प्रथम और लैम्डा श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए लैम्डा 2 डैश की वैल्यू ज्ञात करें। लैम्डा 1 की वैल्यू हमें दे रखी है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर समीकरण 1 ये रही, ध्यान रखना। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर तो भाग देंगे। तो समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 ये थी। तो लैम्डा 2 डैश अपॉन लैम्डा 1 इक्वल लैम्डा 2 की वैल्यू क्या थी? 16/3r गुना लैम्डा 1 की वैल्यू क्या थी? 4/3r है, गुना चला जाएगा। 3r से 3r कैंसिल, ये 4 को कैंसिल। लैम्डा 2 डैश बराबर अपॉन लैम्डा 1 बराबर कितना आया? 4। इसकी तरफ गुणा कर दो। लैम्डा 2 डैश बराबर 4 लैम्डा 1। चूंकि लैम्डा 1 की वैल्यू प्रथम देखा लैम्डा श्रेणी के लिए कितनी देखी है? 1215 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। तो इसलिए ये लैम्डा 1 की वैल्यू रखी है। तो लैम्डा 2 डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए लैम्डा 2 डैश बराबर 4 गुना 1215। तो हल कर लेते हैं लैम्डा 2 डैश। तो हल करते हैं। 4 15 20 80 लगे 2 4 4 2 6 4 दूनी 8 4860 एंगस्ट्रॉम। तो वामन श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए तरंगदैर्घ्य कितने प्राप्त हो गई? 4860 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना? तो इस प्रकार हमने इससे संबंधित ये न्यूमेरिकल किए। ठीक है। और इससे संबंधित कुछ और न्यूमेरिकल है, हल कीजिए। यदि ना आए तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हो। ओके, गुड बाय। आज के लिए इतना काफी है।